ठीक है, ठीक। राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्यूली टिहरी गढ़वाल की ओर से मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस पावन अवसर पर हम सब इस वेबिनार के माध्यम से एकत्रित हुए हैं पर्यावरण पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका आभार ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इसकी सहर्ष अनुमति हमें प्रदान की और हम ये कार्यक्रम आज ये कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय भूगोल विभाग अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरुण सर, वो भी हमारे बीच जुड़े हैं। हमारे अर्थशास्त्र विभाग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर महोदया है डॉक्टर सरिता देवी जी, वो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। और आज हमारी जो मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ जुड़ी हैं वो हैं बीना सजवान जी, जो हमारे टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र से हैं और अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम इनका हमारे राज्य में आता है। सामाजिक कार्य हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन सभी में हमारी जो बीना सजवान दीदी हैं, क्योंकि ये हम तो इनको दीदी करके बुलाते हैं क्योंकि ये एक इतना भातृत्व इन्होंने दिया है अपनी बातों से हमें, कि हमें लगता है कि इस तरह की जो नारियां हैं, नारी शक्ति है, उसी से हमारा ये समाज को जो है बड़ा संबल मिलता है। तो बीना जी, मैं आपका अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपने अपना व्यस्त जो आपका शेड्यूल रहता है, क्योंकि आप वकालत भी करती हैं, आप अपने कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं, और उन सब के बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका आभार ज्ञापन करता हूं। उसके बाद मेरे जो आज के हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, जिनको मैंने विशेष आग्रह पर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि आजकल बड़ी समीक्षा लिखने में वो बहुत व्यस्त हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समीक्षाएं, फिल्म की जो समीक्षाएं हैं वो प्रकाशित निरंतर होती रहती हैं। मैं मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे स्टूडेंट भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और ये कहिए कि वो एक तरह से ऑलराउंडर क्षेत्र में काम करते हैं। तेजस पुनिया जी का भी मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वो चंद शब्द आज के दिवस और हमारे अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द अपने अवश्य कहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद डॉक्टर राम भरोसे जी। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही आवाज आ रही है। धन्यवाद डॉक्टर राम भरोसे जी। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता श्रीमती बीना सजवान जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व विशिष्ट वक्ता श्री तेजस पूनिया जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, संयोजक डॉक्टर राम भरोसे जी, मेरी सहयोगी मैडम सरिता देवी, और प्रिय छात्र छात्राओं, और यहाँ अन्य इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग जुड़े हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्योंकि हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए हर साल एक कोई थीम दी जाती है, और इस बार का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मतलब हमें अपने इकोसिस्टम को फिर से कैसे हम उसको एक जो एक तरह से खराब होता जा रहा है या जिसका क्षय होता जा रहा है, उसको हम कैसे पुनः उसकी एक खूबसूरत अवस्था में वापस ला सके। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इकोसिस्टम में जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां हैं, वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, हमारा हरा भरा पर्यावरण है, स्वच्छ पर्यावरण है, जल संरक्षण है, इत्यादि अनेक विषय हैं जो इकोसिस्टम को पूर्ण करते हैं। परंतु जब हम अपने आसपास देखते हैं तो जिससे हम तुरंत अपने को कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, और खासकर से जब पर्वतीय क्षेत्रों पर देखते हैं तो हम तुरंत अपने को कनेक्ट कर पाते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो हरियाली है, जो जंगल है पर्वत का, वही उसकी खूबसूरती है और उसी के लिए पर्वतीय क्षेत्र जाने जाते हैं। तो उन जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है,
जंगलों को कटने से कैसे रोका जा सकता है और साथ ही जंगलों में आग लगने से कैसे रोका जा सकता है। ये जो हमारे लिए एक ऐसी, ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे हम हर व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है खुद को। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी एक ज्वलंत समस्या है, और वह मैदानी क्षेत्रों में भी है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी है, जो स्वच्छता की है, जो पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छता को लेकर ज्यादा अभियान चलाए जाते हैं, या ज्यादा नगर पालिका वगैरह के ज्यादा विस्तृत क्षेत्र होते हैं, गाड़ियां जगह जगह चली जाती हैं। पर पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी इसका कुछ जगह हैं जहाँ पे नगर पंचायत या ऐसा नगर पालिका वगैरह है जहाँ पे स्वच्छता की अच्छी पहल है। परंतु बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो जहाँ कूड़े करकट का ढेर लगता जा रहा है। जब हम पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं तो अपने चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर पहाड़ देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पहाड़ को नीचे की तरफ से देखेंगे तो वो सारा कूड़ा जो सड़क से पहाड़ पे के नीचे डाल दिया जाता है, वह कूड़े का अंबार लगता जा रहा है। और ऐसा लगभग जहां भी बस्तियां हैं वहां पे इस तरह का है। और इसकी एक तो जो छोटी जगहें हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और लोगों को स्वतः आगे हो, अपने से ही प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। ऐसी जगहों पे स्वच्छता की मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने की गुंजाइश है। और मैं बहुत दूर न जाकर केवल अपने ही महाविद्यालय के क्षेत्र में जब जाती हूँ तो वो हर दिन वो देख के बड़ा ही अफसोस होता है और लगता है कि हम लोग किस तरह से इसको दूर कर सकें। हालांकि महाविद्यालय के एनएसएस इकाई द्वारा समय समय पर अनेक स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें छात्र छात्राएं और हमारे सभी प्राध्यापक व कर्मचारी सहयोग करते हैं, किंतु यह एक स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। और यह महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ही इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता पे ध्यान देना और एक सस्टेनेबल ध्यान देना। एक बार 10 लोग मिलकर सफाई कर दें तो वह एक कोई पर्याप्त उसका समाधान नहीं होता है। एक उसके लिए एक जमीनी स्तर पर एक ठोस पहल की आवश्यकता है। और इस तरह से मैं आज के दिन मुझे सबसे अधिक जो फिक्र होती है वो इस स्वच्छता को लेके होती है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यह अत्यंत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती और सुपरिचित नाम श्रीमती बीना सजवान जी जुड़ी हुई हैं और हम उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। और साथ ही तेजस पूनिया जी भी हैं और हमारे अन्य साथी भी हैं, छात्र छात्राएं भी हैं जो इस विषय पर आज के पर्यावरण दिवस पर अपने विचार रखेंगे। अतः मैं इन सबके साथ ही अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और डॉक्टर राम भरोसे जी को का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और पर्यावरण की चिंता को लेकर जो आपके सवाल हैं, जो आपका जो बात अभी आपने रखी है, वो हम भी पिछले 7 साल से पहाड़ पे रहते हुए हम भी उन चीजों को मैम बहुत अनुभव करते हैं। और हमारा तो कोशिश यही रहती है कि क्योंकि लोग कहते हैं कि पहाड़ तो जंगलों से भरा हुआ है, वहां पर पर्यावरण संरक्षण की जरूरत नहीं है। और मेरी बीना दीदी से भी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि क्यों जरूरत है और किस तरह से आज जो सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का हो रहा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ये कहूंगा कि ये 1 घंटे का इसमें टाइम रखा है और अगर ये मीटिंग पूरी हो जाती है तो मैंने दूसरा लिंक तुरंत तैयार किया हुआ है, क्योंकि हम बात को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अपनी बात को हम पूरा करेंगे। तो दूसरा लिंक तुरंत इस मीटिंग को खत्म होने से 2-3 मिनट पहले भेज दिया जाएगा और हम फिर कनेक्ट होकर, ताकि जो हमारे वक्ता आए हैं हम उनको पूरी तरह से तल्लीनता से सुन सकें। और हमारे बच्चे भी यहाँ पर कुछ बातें रखना चाहते हैं, हम उनकी बातें भी सुनेंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय बीना मैम से आग्रह करूंगा कि वो अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें और हमें बताए कि पहाड़ पर कितनी कठिनाइयों से आप पर्यावरण संरक्षण का काम करती हैं और कितनी मुश्किलों से आप हर घर घर जाकर पर्यावरण संबंधी जो जागरूकता है वो फैलाती हैं। और उसके बाद भी
जितना परिणाम आपको या हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इन कारणों पे और इनके निराकरणों पे आज दीदी हमसे बात करने आई हैं। तो बीना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद माननीय प्राचार्य जी, राजकीय महाविद्यालय पोखरी के आदरणीय प्राचार्य जी और अन्य सभी मेरे गुरुजन वृंद, बाहर से आए अतिथिगण और सभी प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सबको पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर आप सबको बधाई देती हूँ। और आज हम सबको एक संकल्प भी लेना है कि हम सबको पर्यावरण को बचाए रखने, पर्यावरण के संवर्धन के लिए सबको एक होकर के सामूहिक सहभागिता के साथ हम सबको संकल्प लेना है कि हमें अपने जहां जहां हम लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में हम जितना भी हमसे हो सके संभव प्रयास करें कि अपने पर्यावरण को बचाए रखने का, उसको सुरक्षित रखने का काम करें। बच्चों, पर्यावरण का तात्पर्य आप सब समझते हैं और यहाँ पर सभी विद्वत जन हैं, सब लोग जानते हैं। मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं आदरणीय राम भरोसे जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन जो मेरी समझ में जो आया, जो हमने अब तक जो प्रैक्टिकल जो अनुभव किया कि पर्यावरण का जो तात्पर्य है और पर्यावरण जो खास करके जो आज का जो हमारा विषय है पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का, तो घेरा या आवरण आप कहें उसको, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसमें जल, जंगल, जमीन, मिट्टी, वन्य जीव, जैव विविधता और वो सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। इन सब के पर्यावरण के सब घटक हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करते हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं ये सारे घटक। और इन सबको, क्योंकि हम केवल कई बार हम लोग सोचते हैं कि पर्यावरण केवल जंगल ही है, लेकिन जंगल ही नहीं, पर्यावरण से वो वन्य जीव भी जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करते हैं। मिट्टी है, हिमालय है, पर्वत है, नदियां हैं, वो तमाम सारी चीजें वन्य जीव हैं जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करते हैं। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कहते हैं तो यहाँ मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण आदि का सम्मिलित रूप से इस संरक्षण को दर्शाता है। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों, जो संरक्षण की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनकी जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और इसके जो प्रभाव हैं विस्तृत है। पर्वतीय क्षेत्र 12मासी जो नदियां यहाँ से निकलती हैं, जिनका उद्गम स्थल, जो भी नदियां जो 12मासी जो नदियां हैं उनका सबका उद्गम स्थल पर्वतीय क्षेत्र है। और ये पूरे जो विश्व को या अधिकांश मतलब साल भर में जो बहने वाली नदियां हैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। और अगर इनमें डिसबैलेंस हो गया, अगर यहाँ का पर्यावरण, अगर पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली, आपने देखा कि अभी जैसे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, अगर यहाँ पर जैसे प्रदूषण हो गया तो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, तो कहीं बाढ़ आ गई, कहीं फिर सूखा पड़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अलग अलग जो इसके जो दुष्प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं, वो सब हम देख रहे हैं। कहीं भूधसा हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इस सारी दृष्टि को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम सबको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। आपने देखा कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जो विश्वव्यापी आंदोलन था उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और हेमल घाटी, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं उस हेमल घाटी से हूँ जहां से चिपको आंदोलन, जहां पे सैकड़ों लोग, जहां से महिलाएं, पुरुष, जो आदरणीय सुंदरलाल बोगना जी के नेतृत्व में, और कई महिलाएं यहाँ से जेलों में गई। उसमें मेरी माँ जी सुदेशा जी भी थी जो 14 दिन तक जेल में रही।
चिपको आंदोलन में। तो बालगंगा घाटी, हेमल घाटी और चमोली, यहाँ तक कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे उसमें ये चिपको आंदोलन चला। और चिपको आंदोलन का जो नारा था, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो मिट्टी पानी और बयार, बयार माने हवा, ये सारे जिंदा रहने के आधार हैं। तो ये चिपको आंदोलन का मुख्य नारा था। आज लोगों ने, अब हमको जो चिंता होती है, जैसे अभी राम भरोसे जी ने कहा कि जब हम गांव में जाते हैं तो मुझे जो लगता है कि एक आदमी से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से और सामूहिक जो सहभागिता है लोगों की, उससे ये पर्यावरण संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। और जो यहाँ की पारिस्थितिकी है, यहाँ का जो इकोलॉजिकल जो है, उसके आधार पे, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे, यहाँ के जैव विविधता को, यहाँ की डाइवर्सिटी को, बाज है, बुरांस है, मोरू है, अमोर है, इंगोर है, यहाँ का भीमल है, तिमला है, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी जो यहाँ के, और जो जितने भी जो यहाँ के भौगोलिक जो लोकल जो जलवायु से जुड़े पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, अगर उनको लगाया जाएगा तो जितने भी हमारे जल स्रोत हैं वो रिचार्ज होंगे, यहाँ की हवा शुद्ध होगी, यहाँ की नदियां 12 मासी वो बहती रहेंगी, अविरल बहती रहेंगी, और यहाँ का जो ग्लेशियर है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ के वन्य जीव हैं, उन सबको हर तरह का उनको खाने का, पानी पीने का, हर तरह का उनको रहने का वो मिलेगा। इसमें जो नीतियां बनती हैं, जो सरकार के द्वारा बनती हैं, उन नीतियों को भी यहाँ के वन्य जीवों को ध्यान में रख करके, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान रख करके वो नीतियां, और वो जैसे आपने अभी मैम ने कहा कि एक सतत विकास होना चाहिए। विकास हो, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास हो, नीतियां ऐसे बने जो संतुलित विकास हो, जिसमें वन्य जीव के लिए भी स्पेस हो। अब आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर जगह जहां वन्य जीव रहते थे वहां हमने घर बना दे, जहां वो पानी पीते थे वहां हमने, जहां उनकी चहलें होती थी, पारंपरिक चहलें होती थी पहले, तो उन चहलों को तोड़ करके हमने पक्के टैंक बना दे। हमने जहां जो जानवर, जहां पशु चलते थे वहां कंक्रीट का हमने रास्ते कंक्रीट के बना दे, जो पगडंडियां होती थी वो हमने तोड़ करके, जो जल स्रोत होते थे उनको हमने सारा, तो हमने उनका जो इस पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन करने में जिनका योगदान था, हम सब ने उनका जो खान पान था, जो उनका शिकार था, आप ये लगाएंगे कि इसके साथ मैं ये भी बात करूंगी कि जो वन्य जीव थे, चाहे वो चीता है, बाघ है, जो खाता था, जो शिकार वो खाता था, वो मनुष्य ने आज उसका उपभोग कर दिया, उसको खुद खा रहा है। जो पानी, जो झाड़ियां होती थी, मिश्रित झाड़ियां होती थी जंगलों में, हिंसर हो गया, किंगोड़ हो गया, करौंदा हो गया, वो सारी झाड़ियां हमने अपने घरों को बनाने में, या हमने अपने घास के लिए, हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन झाड़ियों को काट दिया। हमने बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखा कि भाई हमारे साथ साथ आज माना मनुष्य का पलायन हुआ, कई जगह, कई शहरों में आज कई गांव का पलायन हुआ, लेकिन जो मनुष्य का तो पलायन हुआ, लेकिन जो वन्य जीव हैं उनका किसी ने पलायन नहीं किया। आज वो खुद ही उन्होंने अपना पलायन कर दिया, और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी जंगली जानवर हैं वो आज हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके पीछे हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज ऐसी स्थितियां क्यों आई। आज हमने इतना विकराल रूप, आज चाहे वो प्रकृति ने आज विकराल रूप धारण कर रही है, आज जो जितनी भी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन थे, प्रकृति प्रदत्त जो भंडार थे, उनमें हमने छेड़छाड़ की। आप ही लगा लो, हिमालय क्षेत्र जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ये भूकंप की दृष्टि से और ये हर दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अगर हम लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए इसमें बहुत छेड़छाड़ करेंगे, अत्यधिक इसका वनों का कटान करेंगे, यहाँ पर अत्यधिक सड़कों का जाल बिछाएंगे, तो एक न एक दिन इसका हमें दुष्प्रभाव हम सबको झेलना पड़ेगा। और हमको ही नहीं बल्कि यहाँ से जो तटीय इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं,
जो आप देखते हैं जो समुद्र वाले इलाके हैं, जो द्वीप वाले द्वीप हैं, जैसे मालदीव है या कई कंट्रियां ऐसी हैं, विश्व की भी है, कि अगर यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में हमने छेड़छाड़ किया तो उसका दुष्प्रभाव मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। भौगोलिक जो दृष्टि से, यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से विकास होना चाहिए। यहाँ की पारिस्थितिकी को नजर रखते हुए, यहाँ के इकोलॉजिकल जो वो है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी नीतियां सरकार की ओर से भी बननी चाहिए और हम सबको भी ये सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर विकास हो, लेकिन एक संतुलन, एक बैलेंस के साथ हो। प्रकृति के साथ कोई डिसबैलेंस ना हो, प्रकृति के साथ कोई अत्यधिक छेड़छाड़ ना हो। अभी आपने देखा कि हिमालय के कई दूरस्थ क्षेत्रों, गंगोत्री जैसे इलाके में वनों का अत्यधिक कटान हो रहा है। बूढ़ा केदार के क्षेत्र में या तमाम वन विभाग के द्वारा बहुत ज्यादा उसका हमने विरोध भी किया। हम लोगों ने कई जो हमारे सामाजिक जो क्षेत्रों के लोग थे वो गए भी, प्रैक्टिकल वहां पर जा करके देखा और विरोध भी किया इस बात का कि आप इस तरह से खड़े पेड़ों को, हरे पेड़ों का कटान न करें। तो अभी कुछ गांव है हमारे क्षेत्रों में, मैंने देखा बालगंगा वैली में हमारा एक बासर का गांव है, लस्याल गांव, वहां पे लोगों ने मिश्रित जंगलों का, लोगों ने अपने प्रयास से, गांव के लोगों ने अपने सामूहिक प्रयास से इतना बढ़िया जंगल वहां पे देवदार का, बांज का, बुरांस का, मोरू का, घिंगोर का, भमोर का, इतना अच्छा जंगल वहां पे लोगों ने पनपाया। और वहां पे महिलाओं के लिए आज जो घास का, जो चारे का, जो लकड़ी का जो कष्ट था वो भी दूर हुआ। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबको प्रयास करना चाहिए, हम सब लोगों को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण हम सबको करना चाहिए कि वन्य जीव का संरक्षण हो। जितने भी जल स्रोत हैं, जल स्रोतों के आसपास मेरा जो अपना विचार है, मेरा ये मानना है कि जितने भी जल स्रोत हैं उनको कंक्रीट का न बना करके उनको कच्चा रहने दीजिए, उनको पक्का न करें, ताकि जल स्रोत हमेशा बने रहें, उनको वो सूखे ना। जो वन्य जीव के लिए जो पारंपरिक चहलें होती थी, उन चहलों का उनको पारंपरिक तरीके से ही वो बनाई जाए, उनको उनका जो नव निर्माण नए ढंग से तकनीकी उससे बनाते हैं। उसमें मैं आपको ये बताऊं कि क्यों चहल को मैं कह रही हूँ। चहल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, जब चहल जो पारंपरिक चहलें होती हैं वो कच्चे बनी रहती हैं और उनका जो जब वो बारिश होती है बरसात में तो बारिश का पानी उनमें इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे रिस रिस करके पूरे जंगलों में वो पानी जाता है और उन जंगलों में जब वो पानी जाता है तो जंगल भी हरे भरे रहते